चलिए, हायर एजुकेशन की क्लास में सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति। आज हम बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। क्या इसका स्वरूप था, इसको जानेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है, दिखाई दे रही है, स्लाइड विजिबल है? ठीक है। दो चीजों से पढ़ेंगे हम, पीडीएफ से भी पढ़ेंगे, कुछ चीजें यहाँ से और कुछ चीजें वहां से। बौद्ध कालीन शिक्षा, बौद्ध नाम से ही स्पष्ट है। हम दर्शन भी पढ़ते हैं। दर्शन की क्लास हो गई आपकी सेकंड यस पेपर में? मैम, हो हाँ, गई। वहां वहां पढ़ा होगा ना आपने। दर्शन में भी बौद्ध दर्शन आया होगा। हाँ हाँ, पढ़ा तो था। नासिक बौद्ध दर्शन से। दर्शन कहाँ से आया है, इसके प्रणेता कौन है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, है ना। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध ही थे। जी मैम, महात्मा बुद्ध। यस मैम। कब उनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? मैम, मैम लंदन इनका में जन्म जन्म हुआ था इनका। और इनका नाम था हम्म वो सिद्धार्थ। कब हुआ ये नहीं पता। बहुत कब हुआ ये हम देख लेंगे, स्लाइड में मिल जाएगा आपको। इनका जन्म हुआ था 563 ईशा ईशा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट। कहाँ पर? लुम्बिनी नामक स्थान पर। और वैशाख पूर्णिमा को। आप देखिएगा जितने भी ग्रेट जो पावर्स रही हैं, हम जिनको भगवान की संज्ञा दे देते हैं या बहुत हमने एक ऊंचा स्थान उनको दे के रखा है, उन सबका आप देखना जन्म कब माना जाता है, किसी न किसी पूर्णिमा को ही उनकी तिथि आती है। उनकी तिथि से मतलब उनका बर्थ डेट किसी न किसी पूर्णिमा को ही रहते हैं। चाहे गुरु नानक हो, चाहे हम इनका पढ़ रहे हैं गौतम बुद्ध का, या और भी हम जितने देखते हैं वो सब हम देखते हैं कि पूर्णिमा को ही उनका होता है। तो इससे भी हमारे सनातन सनातन धर्म जो है पूर्णिमा को एक बहुत अच्छी तिथि माना जाता है। तो हम इसको वहां से भी देख सकते हैं कि कितना जो महान विभूतियां रही हैं उनका सबका इसी तिथि को हमने देखा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। भगवान बौद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश इस बौद्ध शिक्षा का क्या है? आधार है। उसी के आधार पे हम इस बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति को आज के स्वरूप में, मतलब अब हम जब पढ़ रहे हैं पुराने उस समय कैसी थी, उनकी जो भी उन्होंने उपदेश दिए थे उन सबको लिपिबद्ध कर दिया गया और उनको जिस जिस तरीके से पढ़ा रहे थे उसको बौद्ध कालीन एजुकेशन सिस्टम में रखा गया है। अब यहाँ पे क्या स्तर थे? बौद्धकालीन शिक्षा के 3 स्टेजेस थी या स्तर थे। प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और लास्ट होती थी भिक्षु शिक्षा। इसको आप अगर भिक्षु शिक्षा को देखें तो ये उस समय की पीएचडी थी। उसको पीएचडी को वहां पे भिक्षु शिक्षा कह रहे हैं। ठीक है, उसी तरह का कुछ इसमें फॉर्मेट रहता था। यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और जो पीएचडी है उनमें कैसे कैसे व्यवस्थाएं थी उनको अब हम देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा का या प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी? यह सभी वर्गों के लिए सुलभ थी, मतलब कोई भी ग्रहण कर सकता है इसको, लेकिन चांडालों सहित कुछ संसूचित लिस्टेड, संसूचित का मतलब है कुछ लिस्टेड लोग हैं, उनको उनके लिए सुलभ नहीं थी, उनको नहीं दी जा सकती थी। कौन है वो हम आगे देखेंगे लिस्ट, किन लोगों को नहीं मिल सकती थी। और चांडाल कौन होते हैं? किसी को कोई आइडिया है किसको जो कहते हैं मैम चांडाल? मैम जो शमशान में रहते हैं। हाँ हाँ, जो शमशान में रहते हैं और चिता को जलाते हैं उनको हम चांडाल कहते हैं। उन लोगों को मनाही थी। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षा प्रदान करने वाला स्थान होता था उसको क्या कहते थे? मठ कहते थे। वैदिक कालीन में क्या कहते थे? जहाँ शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल। उसको क्या कहते थे? गुरुकुल।
गुरुकुल। अब ये याद रखिएगा, बौद्धकालीन वाला स्कूल क्या कहलाता था? मठ। और जो स्टूडेंट था वो शिक्षार्थी क्या कहलाता था? स्टूडेंट या शिक्षार्थी को भिक्षु, भिक्षु कहा जाता था। स्टूडेंट को भिक्षु कहा जाता था। शिक्षक को, टीचर को क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। और बालकों के लिए यह नियम था कि वह मठों के अतिरिक्त कहीं भी जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। अर्थात मठों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया कि अगर आपको बौद्धिक शिक्षा ग्रहण करनी है तो आपको इस कैंपस के भीतर ही रहकर वो एजुकेशन मिलेगी, उसके बाहर नहीं मिल सकती आपको, और कहीं नहीं जा सकते आप उसके लिए। फिर प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा का जो फॉर्म था, स्ट्रक्चर था, क्या उसमें खास बात थी, विशेषताएं क्या थी उसकी, वो हम देखेंगे यहाँ पर। प्रवेश की आयु क्या थी? मठों में यानी एडमिशन हो रहा है, एडमिशन की एज क्या है? 6 वर्ष की है। हमारे स्कूलों में भी कितने एज में होता है? आप देखेंगे शुरू से लेके हम जितने भी सिस्टम पढ़ेंगे ना, वहां पे एडमिशन की एज ऑलमोस्ट हमको यही मिलेगी, 6 वर्ष की आयु। 6 साल में ही बच्चा क्या होता है? ठीक से बोलना सीख जाता है, और ये माना जाता है कि वो सीखने की एज में आ गया है, शिक्षा ग्रहण करने की एज में आ गया है। शिक्षा की भाषा का माध्यम क्या था? यानी कि जो एजुकेशन थी वो किस लैंग्वेज में दी जाती थी? पाली, जन भाषा पाली, ये एक लैंग्वेज है, इसमें दी जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा के रूप में बालकों को सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी का अध्ययन किया जाता था। वहां हम क्या पढ़ रहे थे वैदिक कालीन शिक्षा में? वेद। वेदों का अध्ययन कर रहे थे। कितने वेदों का अध्ययन कर रहे थे? मैम 4 वेद स्टार्टिंग का। में 4 वेदों का, लेकिन स्टेप बाय स्टेप था मैम। स्टेप बाय स्टेप था, और एक वेद को पढ़ने में 12 वर्षों का समय लग रहा था। और यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे इनको, वहां पे हम क्या देख रहे थे? प्राथमिक शिक्षा कैसे हो रही थी? घर में हो रही थी, माता पिता के द्वारा दी जा रही थी। लेकिन यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के लिए ही एडमिशन लेके स्कूल में भर्ती होना पड़ेगा, और पहली किताब आपको दी जाएगी सिद्धरस्तु, इसको बाल पोथी हम कह सकते हैं। और इसमें क्या होता था? इसमें कुल 12 अध्याय थे, 12 चैप्टर थे, और वर्णमाला में कितने थे? 49 लेटर्स थे, इनको सीखना होता था उनको। 16 माह के अध्ययन के बाद सामान्य विषयों जैसे भाषा विज्ञान, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा, अच्छा 2 बार हो गए चिकित्सा शास्त्र, शिल्प कला, ज्योतिष तथा आध्यात्मिक शिक्षा आदि का अध्ययन उसे कराया जाता था। ये सब समझ में आ गए? इसमें किसी में समझने में दिक्कत है? चिकित्सा मतलब मेडिकल, तर्क यानी लॉजिकल या रीजनिंग वाली, भाषा मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब, अब भाषा विज्ञान क्यों लगा दिया यहाँ पे भाषा के आगे? व्याकरण, व्याकरण आ जाएगी तो उसको हम भाषा विज्ञान कह रहे हैं। अब यहाँ पे शिल्प, शिल्प का क्या मतलब होता है? शिल्प कला में क्या आता है? मैम शिल्प कला में जो मैम शिल्पकार होते हैं, क्या नक्काशी करते हैं करने वाले, शिल्पकार? नक्काशी। हाँ, अलग अलग तरह की कला का कार्य। मिट्टी के बर्तन बनाना। हाँ, कोई मूर्ति बना रहा है, कोई चित्रकारी भी, ये सब मतलब चित्रकारी तो नहीं, मूर्ति, ये कुछ भी बना रहे, किसी ऑब्जेक्ट से कोई नई चीज बना रहे, अपनी बहुत ही उस पे अपने कला उकेर रहे हैं, अपने मन के भाव उसमें उकेर रहे हैं, है ना। उसमें बहुत ही जो एक डिजाइनिंग का कोर्स होता है ना, डिजाइनिंग वाला कोर्स होता है, जैसे उसमें अपनी तरह तरह की आर्ट को फिर उसको एक स्ट्रक्चर 3D फॉर्म में ले आया जाता है। दिख रही है पहले, उसको हमने डिजाइन किया, फिर उसको कैसा बना दिया, जैसा हमने कागज पे बनाया उसको हमने एक आकार दे दिया, स्वरूप दे दिया, एक तो वो शिल्प कला में जाती है। वैसी सारी चीजें, उसकी ट्रेनिंग। ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी और आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल एजुकेशन, ये इसको कब कराई जाती थी?
16 माह के अध्ययन के बाद ये पढ़ लिया, 12 चैप्टर पढ़ लिए, एडमिशन हुआ था 6 वर्ष की आयु में। उस फिर जब ये सब हो गया तो 16 माह के अध्ययन के बाद, ये सब पढ़ते पढ़ते 16 माह हो गए, फिर उसको क्या पढ़ाएंगे, ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी। उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु प्रारंभिक संस्कार, इस यहाँ कोई ऐसा प्रारंभिक संस्कार नहीं दिख रहा है हमको, बस एडमिशन हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अभी तक इसको क्या बोल रहे हैं, ये एक प्रकार से यहाँ पे इनफॉर्मल एजुकेशन ही है, खेल खेल में पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर आ गई है फॉर्मल एजुकेशन। वहां पे भी हमने फॉर्मल एजुकेशन पढ़ी थी, वो भी हायर एजुकेशन ही आ रही थी। उसको क्या नाम दिया गया था उस संस्कार को, बताइए। मैम जो उपनयन संस्कार, उपनयन उपनयन संस्कार। हाँ, उपनयन संस्कार, बहुत बढ़िया। और अब ये कॉम्परेटिव साथ साथ याद रखते चलिए, एक हम लास्ट में लेंगे क्लास, उसमें हम कॉम्परेटिव भी पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ अब अभी भी देखते चलिए कि वहां पे उपनयन था और यहाँ पे उसी संस्कार को फॉर्मल एजुकेशन जो स्टार्ट हो रही है उसके लिए हो रहा है यहाँ पबवज्जा संस्कार। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ महावज्ञ में प्राप्त होती है इसकी जानकारी। इस संस्कार के लिए 8 वर्ष की आयु में बालक विद्यारंभ संस्कार होता, तब 8 वर्ष की आयु होना चाहिए, तब ये संस्कार होता है। इससे कम आयु के बच्चों का पबवज्जा संस्कार नहीं किया जाता था, यानी क्राइटेरिया रख दिया, इससे छोटे को नहीं लेंगे, भर्ती नहीं करेंगे फॉर्मल एजुकेशन या हायर एजुकेशन के लिए। इसके बाद ही बालक की विधिवत रूप से औपचारिक शिक्षा आरंभ होती थी और इसकी अवधि 12 वर्ष होती थी। ठीक है, 8 साल में शुरू किया और ये चलेगी कितना, 8 वर्ष, ये बालक की एज है, 8 years ओल्ड स्टूडेंट है। और अब वो 12 वर्षों तक रहेगा। जैसे पहली क्लास, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट, है ना, बालक की एज है 8 वर्ष, लेकिन वो एजुकेशन कितना कर रहा है, 12 वर्षों तक रुकेगा। एक से लेके आप ऐसा समझ लो समझने के लिए कि वो 12 क्लास पढ़ रहा है, यहाँ से पहली से लेके 12वीं तक पढ़ रहा है। जस्ट एक एग्जाम्पल है ये, क्योंकि इधर वो बाल पोथी पढ़ चुका है, 6 वर्ष की आयु में उसका एडमिशन हो गया प्राइमरी में, 8 वर्ष में, ना वहां से 2 साल बाद यहाँ वो आया और 1 से लेके 12 साल तक वो वहीं रहेगा। साल 12 है और एज बच्चे की 8 है। कंफ्यूज नहीं रहना इस चीज के लिए, दोनों को अलग अलग समझ के रखिएगा। अब इस संस्कार में सबसे पहले क्या हो रहा है, बच्चे का मुंडन किया जाता था, फिर पीले वस्त्र पहनाए जाते थे और उसे मठ में उपस्थित सभी बौद्ध भिक्षुओं के चरण स्पर्श करना होता था, आशीर्वाद लेगा सबसे। इसके बाद बालक इन बौद्ध भिक्षुओं के सामने बैठ जाता था, तब बौद्ध भिक्षु उस बालक को 3 बार शपथ दिलाते थे। कौन सी शपथ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। शिक्षार्थी को 10 उपदेश पबवज्जा संस्कार के समय स्वीकार करने होते थे। अब एक तो क्या हुआ, सबके सामने बैठा, पेशी लग गई, एक पैर, क्या बोलते हैं उसको, पैनल के सामने बैठ गया, पहले पैर छुए, जैसे घर में नई बहू आती है ना, वैसी फीलिंग है। कल्पना कीजिए घर में नई बहू आई है और उसका क्या चल रहा है, बुजुर्गों के सबके सामने बिठा दिया, सबके पैर छुएगी, फिर उसको नए घर के सब समझाए जाएंगे और बोला जाएगा कि अपने घर में ऐसा ऐसा होता है, वचन दो कि मैं ऐसा ऐसा करूंगी, या शादी के 7 वचन लेते हैं, तो वैसे ही है कि यहाँ पे ये उसको शपथ दिला दी गई। और फिर 10 उपदेश, अब बुआ आएंगी वो अलग बताएंगी कि ऐसे ऐसे करना, और चाची सास आएंगी वो अलग बताएंगी ऐसे ऐसे करना। तो वो क्या चीजें हैं, वो ये है, चोरी नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये याद कर लीजिएगा, गलत आचरण नहीं करूंगा, असमय भोजन नहीं करूंगा, मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा, श्रृंगार नहीं करूंगा, कीमती वस्तुएं धारण नहीं करूंगा, मनोरंजन का त्याग कर दूंगा, किसी दूसरे की वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा। मतलब ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, चोरी हो गई, कि हमने किसी की, चोरी भी नहीं हो गई, बिना पूछे किसी की वस्तु हमने ले ली, चोरी का इरादा नहीं था, हमेशा रखने के लिए नहीं था, लेकिन हमने जिसकी चीज ली है क्या पता उसकी मंशा थी कि नहीं थी कि हम उसकी वस्तु का उपयोग करें, या
बिना पूछे हम उससे लें, उसे बुरा लगता है कि कोई भी उसकी किसी वस्तु को छुए, तो ये भी क्या हो गया कि दूसरे की वस्तु को ग्रहण नहीं करना। टीवी, रेडियो, ये सब नहीं सुनना, कीमती वस्तुएं, सोना चांदी, इनका मोह नहीं रखना, खूब श्रृंगार करना, फेयर एंड लवली नहीं लगाना, मादक वस्तुओं का सेवन, ड्रिंक नहीं करना, ड्रिंक में पानी तो पिएगा, मादक वस्तुएं, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना, सिगरेट, शराब। और ऐसा नहीं है कि दिन भर भोजन कर रहे हैं, जब भूख लग रही है नियम है उसका भी भोजन करने का कि कितनी बार खाना है और कितने बजे खाना है। गलत आचरण नहीं करना। गलत आचरण से क्या मतलब है यहाँ पे, है ना, अपशब्द भी हो सकते हैं किसी के प्रति, वो भी गलत आचरण हो जाएगा। अब जैसे अभी उनको बोला है कि पैर छूना है, सबके पैर नहीं छू रहे हम, अभद्रता कर रहे हैं दूसरों के सामने। झूठ नहीं बोलना और हत्या नहीं करना। हत्या तो मतलब सभी हमने जितने भी दर्शन पढ़े हैं सभी में उपदेश रहता है हत्या और चोरी, इन सब चीजों से बचने के लिए। अब हायर एजुकेशन, पौवच्चा संस्कार के उपरांत 12 वर्षों तक बालक को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, ये वही है ना, पौवच्चा संस्कार उच्चतर उच्च शिक्षा वही है ये चीज। पौवच्चा संस्कार के बाद बालक का मठ में प्रवेश हो जाता था। ये संस्कार से ही स्कूल में एडमिशन वो वहां पर भी हुआ है, वो इनफॉर्मल वे में चल रही है, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया, हायर एजुकेशन के लिए हो गया है। और अब यहाँ पे उसको एक क्या मिल गई है, डिग्री मिल गई है। अब डिग्री से मतलब यहाँ पे नाम वाली डिग्री हो जाती है ना, जैसे डॉक्टर लगा देते हैं नाम के आगे, वैसी वाली डिग्री है ये। समनेर या श्रमर्थ कहा जाने लगा है अब वो, पहले तक क्या था, विद्यार्थी बालक भिक्षु था साधारण, अब वो समनेर कहलाने लगा। अब आ गया आपका सेकंड, उपसंपदा संस्कार। 12 वर्ष की अवधि के पश्चात एक और संस्कार बालक का किया जाता था, इसे ही उपसंपदा संस्कार। 12 वर्ष हो गए, वहां 12 वर्ष की एजुकेशन कर ली, उसके बाद अब नेक्स्ट जो होगा उसको कहेंगे उपसंपदा। इसमें क्या होता था, यह उच्च शिक्षा संपन्न होने के बाद किया जाता था और पीएचडी के लिए है, ये समझ लीजिए। उपसंपदा संस्कार किसके लिए है, पीएचडी के लिए है। पववज्जा किसके लिए था, हायर एजुकेशन के लिए, है ना। और इस संस्कार के समय बालक को 10 बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये 10 भिक्षु बहुमत के आधार पर यह निर्णय लेते हैं कि ये बालक पूर्ण भिक्षु बनने के योग्य है अथवा नहीं। पीएचडी कर लेगा तो पूर्ण भिक्षु बन जाएगा, मतलब पूरी एजुकेशन उसने एडॉप्ट कर ली, ग्रहण कर ली है। तो ये कौन डिसाइड करता था, 10 जो ऑलरेडी पीएचडी, एक पीएचडी कौन कर पाता है, पीएचडी करने के लिए एक गाइड मिलता है ना, और गाइड कौन बन पाता है, गाइड वो बन पाता है जो ऑलरेडी खुद पीएचडी कर चुका है। तो ये समझ लीजिए ऐसे ऐसे 10 पीएचडी होल्डर सामने बैठेंगे, उनके सामने ये आएगा अपनी 12 वर्ष की एजुकेशन के बाद, हायर एजुकेशन के बाद। अगर ठीक लगेगा इन 10 लोगों को तो इसको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं मिलेगा। जब ये निर्णय हो जाता है कि यह पूर्ण भिक्षु बनने के योग्य है, तब पूर्ण बौद्ध भिक्षु बनने के पश्चात 8 प्रकार के, अब देखो वहां कहाँ से चल रहा है, सबसे पहले क्या किया, 3 शपथ दिलाई। कौन कौन सी 3 शपथ दिलाई बताइए जरा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। 3 शपथ दिला दी। फिर उनको बोल दिया, उपदेश कितने दिए, 10 उपदेश दे दिए। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, किसी दूसरे की वस्तु नहीं लेना है, श्रृंगार नहीं करना है, मनोरंजन नहीं करना है, ऐसे करके 10 उनको उपदेश दे दिए। अब फिर 8 नियम बता दिए आखिरी में, जब ये मैं इसके लिए आए तो 10 नियम वो पवज्जा संस्कार में वहां चल रहे हैं, 3 शपथ और 10 उपदेश। और जब पीएचडी के लिए आ गए तो अब 8 नियम बता दिया, और इन सब का पालन जीवन भर करना है, उनका भी और इनका भी। क्या है ये 8 नियम, वृक्षों के नीचे ही रहेगा,
शुद्ध भोजन ग्रहण करेगा। शुद्ध का मतलब क्या है, उसमें ऐसा नहीं कि चींटी गिर गई है या हम घुन लग जाते हैं कई चीजों में, इल्लियां पड़ जाती हैं, या कोई बासी भोजन रखा है उसमें गंध आने लगी, दुर्गंध आने लगी, फफूंदी लग गई, ऐसा भोजन नहीं करना है। सादे वस्त्रों को ग्रहण करना है, खूब चटक फटक तड़क भड़क वाले नहीं पहनना है। भोजन के लिए भिक्षा पर ही आश्रित रहना है, ऐसा नहीं कि आज यार के दोस्त के घर गए वहां पार्टी कर ली। भीख मांग के लाएंगे, भिक्षा लेके आएंगे, फिर उसको बनाएंगे और खाएंगे। गौमूत्र का सेवन करेगा, चोरी नहीं करेगा, दिव्य अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करेगा। ये तो विभूतिपाद में हमने योग दर्शन में पढ़ा है कि विभूतियां आ जाती हैं दिव्य अनेक प्रकार की। अब इसमें भी क्या है, बौद्ध शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, बौद्ध के उपदेश हैं, उसमें उनका जब अध्ययन करेंगे, उनको जीवन में उतारेंगे, उससे भी क्या होगा, अलौकिक सिद्धियां आ जाएंगी, अष्ट सिद्धियों का दाता ज्ञाता हो जाएगा। तो फिर उसको क्या करने लगेगा, कौन से वो बाबा जी हैं, निर्मल बाबा, उनके देव जैसे, है ना कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। वो जब करने लगता है तो समझ लो उसका यहाँ से वापस नीचे जमीन पे धरा जाता है, उसकी सब शिक्षा बर्बाद हो जाती है। तो ये नहीं करना है, इसलिए है निर्देश कि ऊपर ही जाना है, अपने को वापस नीचे नहीं आना है। स्त्री प्रसंग नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य आ गया यहाँ पे, ये 8 नियम हो गए। पीएचडी मतलब सन्यासी हो जाना, ये समझ लो। इनकी पीएचडी का मतलब ये है कि आप सन्यासी, देख लो, वृक्ष के नीचे मतलब घर में नहीं रहना है, घर का त्याग हो गया, घर बनाना नहीं है। जब घर नहीं रहेगा तो सामान रखेगा कहाँ, और सामान रखने की जगह नहीं है तो संग्रह भी नहीं करेगा। तो ये यहाँ सीधा सीधा इन 8 नियमों से क्या पता चल रहा है कि बौद्ध भिक्षु या पीएचडी का मतलब है सन्यास की शिक्षा। सन्यासी का अर्थ होता है कुछ भी ना होना पास में सिवाय तन के और भगवान के नाम के, ये असली सन्यास है। भिक्षु शिक्षा, उपरोक्त 8 प्रतिज्ञाओं को लेने के उपरांत श्रमण को भिक्षु शिक्षा में एडमिशन मिल जाता है। उस समय भिक्षु शिक्षा का छात्र अपने गुरु का चयन खुद की मर्जी से कर सकता था। आजकल भी होने लगा है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो अपना गाइड, अपना सुपरवाइजर खुद चुन सकते हैं, ऐसे ही उस समय भी था। यह शिक्षा 8 वर्षों तक चलती थी। पीएचडी का ड्यूरेशन कितना था यहाँ पे, 8 इयर्स का। आजकल कितना कर दिया है गवर्नमेंट ने, यूजीसी ने, 4 ये 3 वर्ष 3 वर्ष का हो गया है। अब मिनिमम 3 इयर्स में आप सबमिट कर सकते हो, यहाँ पे 8 वर्ष की थी। इसके संपन्न होने पर ही बालक क्या कहलाएगा, पूर्ण भिक्षुक कहलाएगा। बीच में छोड़ दी तो नहीं कहलाएगा। इसके बाद ये भिक्षुक अध्यापन एवं धर्म कार्यों के योग्य माने जाते थे और इन कार्यों के लिए उन्हें आजीवन अविवाहित रहना होता था। संघ के नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। असमर्थता प्रकट करने पर ये पूर्ण भिक्षु संघ से अलग हो सकते थे। नहीं हो पा रहा भाई अभी, मतलब कोई, कौन थी वो उर्वशी आ गई जीवन में, मन भटक गया, तो क्या करेंगे आप। अब वही मेरे मन में यहाँ प्रश्न आ रहा था थोड़ी देर पहले कि भाई मतलब आजीवन अविवाहित भी रहना है, संघ के नियमों का पालन भी करना है, और नहीं कर रहा है कोई तो क्या, तो वो अगली लाइन में पता चल गया। अगर नहीं कर पा रहे हो आप तो फिर आप संघ के नहीं कहलाओगे, आप संघ से अलग हो सकते हो, छोड़ दो संघ। संघ में रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं क्या है, अब ये हम देख रहे थे ना, कौन विद्यार्थी नहीं हो सकता, चंडाल तो हमने वहां पढ़ लिया था। और जो लिस्ट, जिस लिस्ट की हम बात कर रहे थे वो ये है, नपुंसक, दास या ऋणी, जो कर्ज में डूबा हो वो नहीं हो सकता, जो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता वो नहीं हो सकता, अंग भंग हो जिसका, दिव्यांग हो जो, वो नहीं कर सकता। शारीरिक विकृति, शारीरिक विकृति का मतलब जैसे ऋतिक रोशन की 6 उंगलियां हैं, इस टाइप का कुछ हो, कोई अंग ज्यादा हो कोई अंग कम हो, किसी की आंख पल के मतलब सिर्फ आंखों के स्थान खाली रहता है, वो भी इसी में आ जाएंगे, या टेढ़ा मेढ़ा कहीं से हो तो शारीरिक विकृति में ये चीजें आ जाएंगी। राजदंड से दंडित हो, कोई मतलब पनिशमेंट मिली हो उसको किसी तरह की,
राजा के द्वारा या राजा का नौकर हो, डाकू हो, कारावास से भागा हुआ अपराधी हो और संक्रमित रोग से ग्रसित हो और माता पिता की आज्ञा ना हो, इतने लोग बौद्ध शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। ये उन्होंने लिस्ट बना के दे रखी है। शिक्षण विधियां, अब एजुकेशन की जो टीचिंग मेथड्स हैं वो क्या क्या है? प्राइमरी लेवल पर भाषण, प्रवचन, प्रश्न उत्तरी, हम हर जगह देखते हैं प्राइमरी लेवल पर ऐसे ही सिखाया जाता है। किंडरगार्टन में कैसे सिखाते हैं? पोयम से या बोल बोल के या क्वेश्चन पूछ पूछ के सिखाते हैं बच्चों को। अट्रैक्टिव जो वे होता है उसी में प्राइमरी एजुकेशन दी जा सकती है और दी जाती थी, वहीं से हम लेते चले आ रहे हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं उस जमाने की चीजें कैसे शिक्षा होती थी, ताकि हम आज जो देख रहे हैं ऐसा थोड़ी है कि वो हमने अपने मन से लिए, हमने पीछे से ही तो ली है ये चीजें। और हायर एजुकेशन कुछ लिखित और कुछ प्रायोगिक शिक्षण विधियों के साथ क्या होता था? क्वेश्चन आंसर होते थे। अब आती है बात डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन कैसा था? सादा भोजन, दिन के केवल, ये आ गया ना टाइम कि ऐसा भोजन, हमने क्या देखा था कि शुद्ध भोजन करना है और उस भोजन का भी नियम है। क्या नियम है? एक तो सादा होगा, खूब मिर्च मसाले वाला नहीं होगा, राजसिक नहीं होगा, दिन में केवल 3 प्रहरों में ही करना है। अब वो कौन से 3 प्रहर है यहाँ पे स्पष्ट नहीं है। केवल त्रिसीवरा वस्त्र धारण करना है, कोपीन, अधोवस्त्र तथा ऊपर धारण करने वाले। बौद्ध भिक्षुओं के आपने देखे ये वस्त्र कैसे रहते हैं? बस वही 3 वस्त्र उनको पहनना, बिना सिलाई के, सिले हुए नहीं होंगे वो वस्त्र भी। सरोवर, नदी, तालाब, झरने आदि का ही पानी इस्तेमाल करना है। खुले स्थान पर प्रातः काल स्नान करना है। अच्छा, ये एक ही लाइन है ना, इन्हीं पर मतलब इन्हीं का उपयोग करना है। और प्राकृतिक संपत्ति के विनाश का क्या है? निषेध है, प्रतिबंधित है, मना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। बिल्कुल सब ये हमने हमारे संविधान में जो ऐड की है ना चीजें, ये सब यहीं से आई है, इन्हीं सब दर्शनों से। सार्वजनिक स्थलों पर जाना आना मना है, आप जा नहीं सकते, मेले में, मॉल में नहीं जाना है। क्या होगा? जाएंगे 10 तरह के लोगों से मिलेंगे, 10 तरह की बातें सुनेंगे, तो क्या होगा? मन में अलग अलग तरह के विचार आएंगे और जो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे हम भटक जाएंगे। सुंदर दिखने के लिए सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों का प्रयोग नहीं करना, ये सब, इन सब चीजों पे मनाही थी। वही है कि नियम जब बता ही दिए हैं पहले, उन्हीं नियमों का पालन अनिवार्यता करना है, वही यहाँ पे डिसिप्लिन में आ जाएगा। अब गुरु और शिष्य के संबंध कैसे थे? गुरु को शिष्यों के समक्ष एक आदर्श चरित्र स्थापित करना होता था, जिसका स्वाभाविक है कि अगर हम किसी से कुछ कराना चाहते हैं तो हमको खुद वैसा करके दिखाना होगा, तभी हम आइडियल कहलाएंगे किसी के। नहीं तो क्या होगा? हम सिर्फ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए और उधर कमरे से बाहर निकले और खुद धाए धाए सिगरेट उड़ा रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं सिगरेट का, तो क्या होगा? बच्चे मानेंगे क्या? गुरुजी तो खुद सिगरेट पी रहे हैं और हमसे मना कर रहे हैं। ठीक है, तो करके दिखाना पड़ेगा, जो किसी से कराना है वो पहले खुद करके दिखाना पड़ेगा। बाकी संबंध की बात करें तो पिता पुत्र के समान संबंध इनके बीच में होते थे। शिक्षा की भाषा जनभाषी पाली, ये हम पढ़ चुके हैं। और कैसी थी ये भी? पूरी तरह से फ्री एजुकेशन थी, किसी तरह का कोई फीस नहीं लगता था यहाँ पे। और इसकी लगभग जो है ड्यूरेशन पूरी एजुकेशन की कितनी हो जाती थी? 30 इयर्स। नारी शिक्षा अगर बात करें बौद्ध काल में तो कैसी थी? बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में नारियों को मठों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, मनाही थी, केवल बॉयज पढ़ेंगे, गर्ल्स नहीं पढ़ेंगी मठों में। लेकिन गौतम बुद्ध की एक शिष्या थी, गौतम बुद्ध के शिष्य थे आनंद, उनके आग्रह पर गौतमी नाम की महिला को मठ में प्रवेश दिया गया, लेकिन महिलाओं के लिए अलग से मठ की व्यवस्था
की गई और पुरुषों के लिए भी अलग मठ, यानी पहले तो एडमिशन ही नहीं मिलेगा महिलाओं को मठ में, लेकिन आनंद के आग्रह पर एडमिशन की परमिशन मिल गई, बट गर्ल्स अलग बॉयज अलग। प्राय साधारण परिवारों की महिलाओं को मठ में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उन्हीं की शिक्षा को महत्व दिया गया। अच्छा, साधारण उच्च शिक्षा, उच्च आएगा यहाँ पे, साधारण परिवार की महिलाओं को मठ में नहीं दिया जाता था एडमिशन, उच्च कुल की महिलाओं को दिया जाता था। बौद्ध काल की प्रसिद्ध सुशिक्षित महिलाएं कौन कौन सी थी, इनके नाम याद रख लीजिएगा, शुभा, अनुपमा और सुमेधा। शिक्षा पर नियंत्रण अगर हम बात करें किसका था, किसी का नहीं था। जैसे वैदिक कालीन शिक्षा में किसी का नियंत्रण नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था, पूरी तरह से फ्री सबसे, और संघों के सीधे नियंत्रण में होता था। संघ किससे मिलकर बन रहा था, जो पीएचडी होल्डर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो खुद अपना संघ बनाते थे और चलाते थे, सारे नियम कानून खुद ही बनाते थे। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की अपेक्षा राजकीय नियंत्रण, राजकीय संरक्षण अधिक प्राप्त था। संरक्षण मतलब देखभाल राजकीय साइड से, यानी राजा की साइड से देखभाल और दूसरी व्यवस्थाएं सुविधाएं ज्यादा दी जाती थी। तत्कालीन राजाओं ने इनके भवन निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराया और इनके संचालन के लिए गांव के गांव दान किए, क्योंकि बौद्ध काल में शिक्षा के द्वार सभी के लिए क्या हुआ था, खोल दिए गए थे। अतः शिक्षा का विकास अत्यधिक तीव्र गति से हुआ। आया क्यों बौद्धकालीन शिक्षा, इसीलिए तो आई। हमने पहले क्या देखा, पूर्व वैदिक कालीन में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन में हमने क्या देखा कि कुरीतियां बहुत बढ़ गई, जो जादू टोने भूत प्रेत और पता नहीं क्या क्या चीजें, लोगों को डराया जाने लगा, बहुत ही ज्यादा एक समाज का स्वरूप विकृत हो गया। इसलिए फिर उन सब से बाहर आने के लिए बौद्ध धर्म आया और ये सारी चीजें फिर धीरे धीरे सामने आई। तो कहीं ना कहीं ये पूर्व वैदिक काल से रिलेटेड है चीजें, बौद्ध शिक्षा में भी और बौद्ध धर्म की शिक्षा में भी। इतना क्लियर है। इसका सिलेबस और देख लीजिए, सिलेबस है, उद्देश्य, फिर ये कंप्लीट ही हो जाएगा। क्या था शिक्षा का पाठ्यक्रम, धार्मिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, 3 तरह के यहाँ पे सिलेबस, मतलब 3 भागों में बटा हुआ कह सकते हैं इसको। धार्मिक शिक्षा कैसी दी जाती थी, कर्म की शिक्षा, कर्तव्य प्रधान शिक्षा थी। और व्यावसायिक शिक्षा में हस्त कौशल, भवन निर्माण, मूर्तिकला, भित्ति चित्र, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, मतलब एग्रीकल्चर, कॉमर्स और पोल्ट्री फार्म, इनकी शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र में क्या हो रहा है, जीवक विद्या, चरक विद्या तक्षशिला विश्वविद्यालय में 7 वर्ष की अवधि तक दी जाती थी। ये तक्षशिला विद्यालय भी बौद्ध शिक्षा से रिलेटेड यहाँ पे है। 7 वर्ष तक क्या दी जा रही है, यहाँ पे मेडिकल की एजुकेशन दी जा रही है। ये सिलेबस हो गया। शिक्षा के उद्देश्य मैम ये क्या थे, जीवक, समझ में जीवक आ और रहा है चरक ना ये? विद्या क्या है? हाँ हाँ, ये जीवक विद्या और चरक विद्या क्या थे? जीवक विद्या जैसे अपने यहाँ पे हम पढ़ते हैं ना, चरक, चरक आयुर्वेद में आता है ना कि चरक संहिता में। हाँ, चरक संहिता है एक पूरी, तो वो उसी की शिक्षा। मेडिकल की पूरी चीजें, जैसे हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं ना कि किस रोग के लिए क्या करना चाहिए, क्या 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 उसकी रेमेडीज है, वो सब उसमें है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जीवक भी क्या है, जीवक भी एक आप इसको जैसे चरक में चरक ने दी है, जीवक विद्या जीवक के द्वारा बताई गई, उसमें उनने बताया कि किस बीमारी में क्या क्या करना चाहिए। पुस्तकें भी कह सकते हैं इनको, और जिस व्यक्ति की हैं उनके नाम पे भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। यस मैम।
मैम ये तक्षशिला जो है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का से संबंधित है क्या? ये तक्षशिला अलग है? नहीं, वही है, ये वही है, वही तक्षशिला है। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? आप तक्षशिला ये वही है, इससे आप समझ सकते हैं कि जो चीनी विद्वान होते थे, चिंतक होते थे, या दर्शन वाले दर्शन शास्त्री होते थे, वो जब आते थे तो तक्षशिला विद्यालय आते थे। बौद्ध धर्म हमारे यहाँ से तो चीन में गया ना, तो वहां से आते थे हेन श्यांग, फाहियान, ये सब अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां नाम सुने होंगे इनके। ये आए थे हमारे यहाँ पे, पूरे भारत में घूम के जाते थे, कहाँ पे क्या था, इन्होंने यहाँ से तो लेके गए चीजें। और अभी भी आते हैं, जैसे थाईलैंड से बहुत सारे लोग आते हैं। थाईलैंड में भी बौद्ध धर्म बहुत चलता है, तो थाईलैंड से लोग आते हैं। तो यहाँ एमपी में है सांची, सांची के स्तूप सुने होंगे, सांची नाम की एक जगह है जी भोपाल मैम। से, भोपाल के पास में। वहां पे स्तूप बने हुए हैं, अशोक ने, सम्राट अशोक ने बनवाए थे, 3 स्तूप बने हुए हैं। वहां पे आते हैं वो लोग। यहाँ तक कि थाईलैंड के सम्राट आए थे, या उनकी कोई रिप्रेजेंटेटिव भी आई थी कुछ साल पहले। तो ऐसे ये लोग आते हैं, इनके स्कॉलर्स आते हैं यहाँ पे रिसर्च करने के लिए। तो ऐसी ये चीजें इधर से उधर हुई, और ये तक्षशिला में ही पहले आते थे, तो ये वही तक्षशिला है। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। हमने देखा ना, वहां पे पढ़ रहे हैं कि क्षति नहीं पहुंचाना है किसी चीज को, तो यहाँ पे इसलिए ये बात कर रहे हैं कि उसका संरक्षण भी करना है, बढ़ाओ, नई चीजें बनाओ, लेकिन पुरानी को खराब मत करो। सामाजिक आचरण की शिक्षा दी जा रही है, झूठ, चोरी नहीं, ये सब बुरी आदतों से बचा के सामाजिक आचरण की शिक्षा दे रहे हैं। ज्ञान का विकास तो हो ही रहा है, क्योंकि गौतम बुद्ध के उपदेशों को अगर पढ़ रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं, तो ज्ञान का विकास हो रहा है, चरित्र निर्माण हो रहा है। कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा और बौद्ध धर्म की शिक्षा, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास कैसे? बौद्ध धर्म मानव जाति विशेष की नहीं, मानव मात्र की संस्कृति के विकास का पोषक है। यही कारण है कि बौद्ध मठों एवं विहारों में बौद्ध धर्म एवं दर्शन के साथ साथ अन्य धर्मों और संस्कृतियों को, केवल ये नहीं है कि मानव संस्कृति, बल्कि आसपास की भी जितनी चीजें हैं उन सबको, हम बार बार बात कर रहे हैं ना, संरक्षण, किसका संरक्षण? मानव संस्कृति का। मानव संस्कृति अगर अकेली मानव से थोड़ी है, पेड़ पौधे भी अगर नहीं होंगे तो मानव जीवित थोड़ी रह पाएगा। सब जरूरी है। एक आपने फूड चेन पढ़ी है ना, फूड चेन पढ़ी है ना, सभी ने स्कूल में जी पढ़ी होगी। मैम। एक को एक खाते रहते हैं सब। या हम पोषण स्तर पढ़ते हैं, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं सनलाइट से, फिर उसके बाद में उसको शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, फिर मांसाहारी के बाद होते हैं सर्वाहारी, जो डायरेक्ट शाकाहारी को भी खा लेते हैं और मांसाहारी को भी खा लेते हैं। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को क्या करना है, उसको बचाना है। उस काल में सैकड़ों विद्वान प्राचीन साहित्य के संरक्षण और नवीन साहित्य के निर्माण कार्य में लगे थे। प्राचीन साहित्य के संरक्षण यानी जो बौद्ध के उपदेश थे, अगर वो कहीं लिखे हैं, कैसे लिखे हुए मिलते थे कहीं हमको, वो हम बोलते थे ना, ये जो भी इमारतें बनी है, पिलर्स बने, उस पे कहीं लिखे हुए हमको मिल रहे हैं, या जो हमको पत्र लिखे हुए मिलते थे, जिस चीज पे पहले लिखा जाता था, ताम्र पत्र बोलते थे, या जिन जिन चीजों का उपयोग स्तूप लिखने के कहते लिए, थे मैम, बौद्ध काल में स्तूप स्तूप, कहते थे, स्तूप, हाँ, अशोक के स्तूप कहते थे। स्तूप पे लिखे जाते थे। भोजपुर में अगर आपने देखा हो, अब मुझे एमपी की जगह ज्यादा पता है क्योंकि मैं एमपी से हूँ, भोजपुर नाम की जगह है एक, वहां पे पत्थरों पे, जैसे मंदिर है एक, बहुत बड़ा शिव मंदिर है, उसी के सामने से चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, उन चट्टानों पे शिलालेख लिखे हुए हैं। मतलब जो
भाषा है, पाली भाषा, उसमें लिखे हुए हैं और पूरा उसको ऐसे बाकायदा कवर किया गया है। खुला है ऊपर से, लेकिन उसके अंदर जाने की मनाही है। ऐसे वो लगा दिए पाइप, लोहे के स्टील के पाइप से उसको घेरा बना दिया गया है। उसके अंदर कोई जा नहीं सकता है, दूर से आप खड़े होकर उसको देख सकते हैं। बहुत बाद में समझ में आई कि अच्छे पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ है। एक भीमबेटका नाम की जगह है, वहां पे भी पत्थरों पे लिखा हुआ है, गुफाओं में। तो ये सब क्या है, लिखने के तरीके थे लंबे सा, और इन इन चीजों पे लिखे हुए थे, इसलिए शायद हम उनको देख पाए। कागज और पत्ते होते तो हम उनको देख भी नहीं पाते। तो इन सब चीजों की, और क्या है इसमें, इसके साथ साथ कुछ विद्वान इन मौलिक साहित्य सृजन भी करते थे। और इन सब साहित्य के संरक्षण के लिए लाइब्रेरी, यानी यहाँ से कंसेप्ट आ गया लाइब्रेरी का। अभी तक हम ऐसी कोई लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहे थे। अभी तक क्या चल रहा था, वैदिक काल में गुरु शिष्य परंपरा ही चल रही थी, यहाँ पे लाइब्रेरी आ गई। सामाजिक आचरण की शिक्षा भी इसमें दी जाती थी, वही सब चीजें आ जाएंगी इसमें। जो 8 नियम, 3 शपथ और 10 उपदेश जो हैं, उन्हीं से सब क्या किसके प्रति विकास, मतलब कैसे कैसे इस शिक्षा का क्या क्या प्रभाव समाज पे पड़ रहा है, वो सब उन तीनों चीजों से ही पता चल जाता है। ज्ञान का विकास, चरित्र निर्माण, सब वही चीजें ये डिटेल में दी हुई है उन्हीं को। ये हमारा क्या हो गया, बौद्धकालीन एजुकेशन कंप्लीट हो गई। यूं तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उस समय तक विकसित समस्त मुख्य धर्म एवं दर्शनों की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, यानी जितने भी दर्शन हैं उस समय के चल रहे हैं वो सब आपको उसमें पढ़ाए जाएंगे। परंतु सबसे ज्यादा चूंकि बौद्ध धर्म की थी, इसलिए बौद्ध धर्म पर बौद्ध धर्म का सिलेबस स्पेशली क्या था, कंपलसरी था सभी के लिए। छात्रों को सबसे पहले महात्मा बुद्ध द्वारा खोजे 4 सत्यों और निर्वाण प्राप्ति के लिए जप तप नहीं, मानव मार्ग के प्रति कल्याण की भावना, यानी गौतम बुद्ध का सीधा सा कंसेप्ट था कि जन सेवा करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, दूसरे की प्रसन्नता के लिए आप क्या कर सकते हो, कष्टों से मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हो, यानी करुणा वाला जो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था, वो सीधा ये था कि कोई दुखी है तो उसके दुख को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो। आप ठीक है उसके लिए कुछ मत करो, लेकिन उसको दुखी भी मत करो, उसके कष्ट को बढ़ाओ भी मत। ये सीधा सा गौतम बुद्ध का कंसेप्ट था। इसको हम सार कह सकते हैं, गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है उसका सार हम इसको कह सकते हैं कि किसी को कष्ट ना पहुंचा और किसी के कष्ट को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कल्याण की भावना ही या उसका ज्ञान कराना ही बेस है गौतम बुद्ध की शिक्षा का। और इसके बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग आप बिल्कुल वैसे ले सकते हैं, हमारा अष्टांग योग की तरह इसको इसमें प्रशिक्षित किया जाता था। ये हमारी हो गई है क्या हो गया हमारा